17 अप्रैल 2026। क्या ये तारीख सिर्फ एक लेजिस्लेटिव डिफीट की कहानी है या फिर एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक की जो सामने से तो हार लगता है पर असल में एक बहुत बड़ी जीत की तैयारी है? आइए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि संसद में जो हुआ वो एक हार थी या फिर 2029 के चुनावों के लिए बिछाई गई एक बहुत बड़ी शतरंज की बाजी। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, 17 अप्रैल 2026 का दिन, स्पीकर महिला आरक्षण बिल के नतीजे पढ़ रहे हैं और सड़क से लेकर संसद तक सन्नाटा छा जाता है। हर किसी को लग रहा था कि भाई आज तो इतिहास बनने वाला है, आधी आबादी को वो ताकत मिलेगी जिसका वो दशकों से इंतजार कर रही थीं। पर हुआ ठीक उल्टा। और यहीं से कहानी एकदम उलझ जाती है। जो एनडीए सरकार बिल लेकर आई वो तो हार गई और जो आईएनडीए गठबंधन का विपक्ष था जिसने बिल की एक शर्त का विरोध किया वो जीत गया। अजीब है ना। सबके मन में यही सवाल था कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे। अच्छा, इस हैरान करने वाले नतीजे को समझने के लिए हमें सबसे पहले वोटिंग के गणित को समझना पड़ेगा और ये उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। तो देखिए, बिल के पक्ष में पड़े 298 वोट और विरोध में 230। अब आप कहेंगे ये तो सीधी सीधी जीत है, पर रुकिए, ये कोई मामूली बिल नहीं था, ये एक संविधान संशोधन था और इसे पास कराने के लिए चाहिए थे पूरे 352 वोट, पूरे 54 वोट। बस इतने वोटों से सरकार पीछे रह गई और इसी एक आंकड़े ने पूरे पॉलिटिकल गेम को पलट कर रख दिया। बिल पास होते होते रह गया। तो असली खेल था विशेष बहुमत के नियम का। जैसा मैंने कहा, ये कोई नॉर्मल बिल तो था नहीं, ये संविधान में बदलाव करने वाला बिल था और इसके लिए प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स में से कम 2/3 का सपोर्ट चाहिए होता है, जो सरकार को नहीं मिला। लेकिन देखिए, ये तो हो गई सिर्फ टेक्निकल वजह। असली पेच, असली कहानी तो बिल में छिपी एक शर्त में थी, एक ऐसा शब्द जिसने पूरे विपक्ष को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया, और वो शब्द था परिसीमन। अब ये परिसीमन, या जिसे अंग्रेजी में डिलिमिटेशन कहते हैं, इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में लोकसभा सीटों की बाउंड्री को फिर से तय करना। लेकिन भारत की राजनीति में इसका मतलब सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं है। इसका सीधा मतलब है ये तय करना कि संसद में किस राज्य की आवाज कितनी पावरफुल होगी। और बस यहीं से शुरू हो गया उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत का असली टकराव। नॉर्थ के राज्यों का कहना था, भाई हमारी आबादी ज्यादा है तो हमें सीटें भी ज्यादा मिलनी चाहिए, सिंपल। पर साउथ के राज्यों को डर सताने लगा कि उन्होंने जो इतने सालों से पॉपुलेशन कंट्रोल पर इतना अच्छा काम किया है, क्या उसकी उन्हें सजा मिलेगी? क्या पॉलिटिकली उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा? और ये डर सिर्फ हवा में नहीं था। जरा इन आंकड़ों को देखिए। अंदाजा ये है कि परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की सीटें 80 से बढ़कर 120 या शायद 140 तक हो सकती हैं। वहीं तमिलनाडु जैसे राज्य की सीटें 39 की 39 ही रह सकती हैं। मतलब साफ है, संसद में उनकी आवाज का वजन कम हो जाएगा। चलिए इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं। एक है, समझिए, दक्षिण भारत, बहुत ही अनुशासित, जिसने साल भर खूब मेहनत की, सारे नियम माने और अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा। और दूसरा स्टूडेंट है उत्तर भारत, जिसने नियमों की ज्यादा परवाह नहीं की और उसकी आबादी बढ़ती गई। अब सोचिए, अगर क्लास का नियम बदल दिया जाए और कहा जाए कि मॉनिटर वो बनेगा जिसके ज्यादा दोस्त हैं, मतलब जिसके पास ज्यादा नंबर हैं, तो उस अनुशासित स्टूडेंट को कैसा लगेगा? यही लगेगा ना कि अच्छा काम करने की सजा मिल रही है। और दोस्तों, यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। क्या हो अगर ये हार सिर्फ एक हार ना हो? क्या हो अगर ये एक सोची समझी पॉलिटिकल कुर्बानी हो? पॉलिटिकल सर्कल्स में ये सवाल जोर शोर से उठने लगा कि क्या सरकार को पता था कि बिल फेल हो जाएगा? और क्या वो यही चाहती भी थी? क्या ये हार असल में एक बहुत बड़ी जीत की तैयारी थी? तो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स के हिसाब से स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी हो सकती है। स्टेप 1, महिला आरक्षण जैसा एक सुपर पॉपुलर बिल लेकर आओ। स्टेप 2, उसमें परिसीमन वाला एक ऐसा क्लॉज डाल दो जिस पर विवाद होना तय है। स्टेप 3, विपक्ष को बिल ब्लॉक करने दो। और फिर स्टेप 4, जनता की अदालत में जाकर ये नैरेटिव बनाओ कि देखो, हम तो महिलाओं को हक देना चाहते थे पर इन्होंने हमें रोक दिया। और इसीलिए पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं,
ये हार असल में एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत की नींव हो सकती है, खास तौर पे 2029 के चुनावों के लिए। तो मतलब पूरा गेम ये था कि इस संसदीय हार को 2029 के लिए एक चुनावी जीत में बदल दिया जाए। सरकार को एक तरफ तो महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाले चैंपियन की इमेज मिल गई और दूसरी तरफ विपक्ष पर महिला विरोधी होने का ठप्पा लगाने की एक जबरदस्त कोशिश हुई। लेकिन इस पूरी स्ट्रैटेजी, इस पूरे राजनीतिक दांव-पेच में क्या कुछ खोया भी है? असल में नुकसान किसका हुआ? आइए अब इस खेल की असली कीमत पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये लड़ाई कोई नई नहीं है। लगभग 40 साल हो गए हैं संघर्ष को। 1996 में पहली बार बिल आया, फिर 90s और 2000s में कई बार कोशिशें हुई पर बिल पास नहीं हो पाया, और अब 2026 में ये राजनीतिक स्ट्रेटजी में फंसकर रह गया। बिल का भविष्य अब अनिश्चित काल के लिए टल गया है। और इस पूरे खेल में जो असल मुद्दा था वो कहीं पीछे छूट गया। संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अब फिर से होल्ड पर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये देश की पॉलिसी मेकिंग में आधी आबादी की आवाज को शामिल करने का एक जरिया था। तो बॉटम लाइन क्या है? यही कि दोनों ही राजनीतिक पक्षों ने अपनी 2029 की चुनावी रणनीतियों को ज्यादा तवज्जो दी। बहस सत्ता की हो गई, प्रतिनिधित्व की नहीं। और महिला आरक्षण की असली लड़ाई इस पॉलिटिकल मैनूवरिंग में कहीं दबकर रह गई। बिल अब संसद के आर्काइव्स में बंद है, लेकिन हाँ, चुनावी रैलियों में ये एक बड़ा मुद्दा जरूर बनेगा। तो आज का ये विश्लेषण हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं, इस पूरी राजनीतिक शतरंज की बिसात पर। शह और मात के इस खेल में असली हार किसकी हुई? सत्ता पक्ष की, विपक्ष की, या फिर देश की उन करोड़ों महिलाओं की जो आज भी अपनी आवाज को संसद में गूंजते सुनने का इंतजार कर रही हैं?